हर्ष जगदम्बे, तुम्हारी जय मनाऊं मैं। करूंगी आरती घृत से, जगत जननी तुम्हारी मैं, जगत जननी। आवाज नहीं आ रही दीदी। मुझे हर्ष जगदम्बे, तुम्हारी जय मनाऊं मैं। जय हो माँ की। जय हो। संयुक्ता बहुत सुंदर, बहुत संयुक्ता संस्था इसी तरह से बहुत 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 सुंदर अच्छे आंटी, से बहुत जुड़े। अच्छा गीत, बहुत बहुत सुंदर गाया शुभारंभ। मैडम। नमस्ते, धन्यवाद सभी को। मैं बहुत एक बढ़िया आवाज भी और बहुत अच्छा भजन गाया आपने। धन्यवाद धन्यवाद सुनीता हाँ, जी, मामी जी धन्यवाद। का एक प्रोग्राम रखना है हमको, वो लिस्ट में है अभी। लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ा बाद में करूंगी। उनके बारे में हम उनके प्रोग्राम में ही जानेंगे कि क्या है। मतलब धन्यवाद। मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि महिलाओं को भगवान ने क्या बनाकर भेजा है। पुरुष जो होते हैं या तो डॉक्टर होते हैं या इंजीनियर होते हैं या केमिस्ट होते हैं या कुछ और होते हैं, कारपेंटर होते हैं। लेकिन औरतें क्या होती हैं? क्या-क्या नहीं है। अब आप सुषमा मामी जी को ही देख लो, आप लिखती नहीं हैं, भाई, बस बात बस। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं आप, बहुत अच्छा आपका नेचर है। मतलब क्या बना के भेजा है औरतों को भगवान ने कि हर सर्वगुण संपन्न इसी को कहते हैं। ये बहुत है ना, जुड़ा। बस औरतों में शक्ति समा जाती है, तो जो शक्ति है ना, जी, वो 8 गुना बल अधिक रहता है पुरुषों से शक्ति में। जी, सही बात है। तभी तो इस संसार को जन्म दिया है माँ ने। बिल्कुल। हर किसी के बस की बात है क्या? ये माँ ही कर सकती है, और हमारे सब औरतों के अंदर माँ शक्ति का रूप है। चलिए, हरिओम। बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। कार्यक्रम का शुभारंभ इतनी मधुर आवाज में माता रानी को याद करके आपने किया। अब हम हमारी आज की अतिथि श्रीमती निरांजना जी शर्मा को बहुत सादर आमंत्रित करती हूँ। आज का हमारा जो विषय रखा है उसका कारण मुख्य ये रहा कि अभी कोविड में कई सारी दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटनाएं हुई हैं कि परिवार से पुरुष चले गए, महिलाएं जो थी वो अकेली रह गई, छोटे बच्चे थे। पुरुषों ने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करके रखा है महिलाओं को पता नहीं। अभी मेरी ही एक ननंद के साथ ऐसा हुआ कि उनके पति का देहांत हो गया, बच्चियां दोनों पढ़ रही हैं और उन्हें पता नहीं कि उनके कहाँ कहाँ अकाउंट है, कहाँ कहाँ उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज ले रखी हैं, कोई ज्ञान नहीं। अभी 2 दिन पहले ही मेरे एक परिचित है, उनकी बेटी का तलाक होने वाला है, झगड़ा हुआ आपस में। और जब वो बात हुई कि अब जब अलग होना है और वो जब एफआईआर कराने गई तो उनके पास उनका पैन कार्ड नहीं था, उनको पता नहीं कि उनका पैन कार्ड नंबर, पैन नंबर। तो ऐसी अज्ञानता जो हम लोगों में है, और उसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं भी कभी इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं ले पाती। मुझे मैं आज भी हूँ से, मैं भी मेरे हूँ। हस्बैंड बहुत मेरे हस्बैंड बहुत परफेक्ट है इस मामले में, बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं उन्होंने और मुझे बहुत डांटते हैं कि तुम ये सब चीजें सीखो। पर न जाने क्यों हम महिलाएं इस मामले में बहुत पीछे हैं आज भी। बहुत कम, मतलब 10% ही ऐसी होंगी जो कि इन मामलों में अपनी रुचि जागृत कर पाती हैं। तो इसीलिए मैंने निराजना जी से बात हुई थी और मैंने उनको बहुत आग्रह के साथ बुलाया था कि आप थोड़ी सी अवेयरनेस अगर हम महिलाओं में जगा सकें कि हम किस तरह से पैसा तो देखिए एक कॉमन चीज है जो हस्बैंड का भी हो सकता है, अगर हम वर्किंग हैं नॉन वर्किंग हैं तो भी पैसा तो हमारा ही है, जो हस्बैंड का है वो भी हमारा ही है। तो उसको हमको भी मैनेज करना आना चाहिए। तो हम किस तरह से उसको कर सकते हैं, उसके लिए मैं निराजना जी से आग्रह करूंगी कि आज बहनों को कुछ रोशनी डालें। और निराजना जी, हम अभी कार्यक्रम शुरू करते हैं और बीच में हम आपका एक इंट्रोडक्शन रखेंगे, थोड़ी बहनें और ज्वाइन हो जाए ताकि वो सब आपको जी जान सकें। और जी जी। निराजना जी आप शुरू नमस्कार। करिए, बहुत बहुत स्वागत, स्वागत है आपका। स्वागत है आपका। नमस्कार। नर्मदे हर हर। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आज आप सबके बीच में हूँ, और मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे पहले इस प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, और मैं वीना जी से मिली और संगीत के प्रोग्राम जो हुआ था लास्ट 2 वीक पहले,
देख रही तब थी। से मुझे इसके बारे में पता चला। तो ये जो मंच आपने प्रदान किया है वीना जी, ये बहुत ही सराहनीय है। और मैं आपका और सभी सखी सहेली के मंच से आप सभी बड़ों को प्रणाम करती हूँ, सबका आभार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आप सब आए यहाँ पे। और श्रीमती विमला मंडलोई जी का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपने विचार आपके साथ साझा कर सकूं। और वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो कि हमारी बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग या कह लीजिए हम महिला इससे अनभिज्ञ हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं सही आपको जानकारी दे सकूँ और आपको समझा पाऊँ। तो मुझे अपना एक छोटा-सा परिचय मैं अभी दे देती हूँ। मैं निराजना शर्मा भोपाल से ही हूँ और शुरू करें? जी, जी, बिल्कुल। है ना? आपका माइक बंद है। हाँ। तो वित्तीय प्रबंधन की बात करें ना, तो ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है कि हमें हमारा पैसा या हमारे पास जो भी एसेट्स है हम उसको कैसे मैनेज करें, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। क्यों? और हमें पता होना चाहिए कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं या जैसे भी करते हैं उसको हम किस डायरेक्शन में करें, क्योंकि देखिए हम लोग महिलाएं हैं और महिला बेस्ट मैनेजर मानी जाती है, क्योंकि हम लोग घर इतने अच्छे से चलाते हैं। मेरे को तो नहीं लगता कि कोई एक आधी बहन ऐसी होगी जो नहीं कर पाती, पर मैक्सिमम 100% महिलाएं ये काम बहुत ही बखूबी निभाती हैं और अपने घर को बहुत अच्छे से सजो के, सवार के, संभाल के रखती है ना, मेरा जहाँ ऐसा मानना है। और बहुत सक्सेस भी रहती हैं। देखो अपने परिवार को बहुत अच्छे से लेके चलती हैं, बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश देती हैं, संस्कार देती हैं। तो बच्चे हमको अभी नहीं पता चलता है, जब हाँ वो 20-25 साल बाद हमारी मेहनत जो है वो रंग लाती दिखती है हमको कि हाँ हमने अपने बच्चों को कहाँ खड़ा किया है और कैसे उनकी परवरिश करी है। अच्छे जॉब्स मिलते हैं उनको, उनका एजुकेशन का वो फ़ायदा उठाते हैं। तो जब हम इतनी सारी चीज़ें हर लेवल पे इतने अच्छे से करते हैं, तो एक जो छोटी सी चीज़ है वित्तीय प्रबंधन की, वो भी हमें आती है, नो डाउट है, वो हिडन है, छुपी हुई है। मैं नहीं मानती कि कोई भी ऐसी महिला होगी जिसको नहीं मालूम है, क्योंकि देखो हम मतलब आप में से 70-80% तो महिलाएं ऐसी होंगी जिनके हस्बैंड उनको सैलरी लाके देते होंगे कि हाँ भाई आप घर चलाइए, है ना। और हम उसी मिनिमम सैलरी में या मैक्सिमम सैलरी जो भी है, हम बड़े अच्छे से उसको चलाते हैं, है ना। हम कभी शिकायत नहीं करते हैं। हमको वार त्योहार भी मनाना होता है, हमें बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड उनकी दिनचर्या जो डेली की नीड्स है उनको भी हम फुलफिल करते हैं। हस्बैंड्स के लिए भी हम अपने व्यवहार को भी, सामाजिक स्तर पे जो व्यवहार होते हैं हम उसको भी बड़े अच्छे से मैनेज करते हैं। फिर हम थोड़ा सा बाहर निकले तो हम जो बाहर की दुनिया में जो स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, हम उसको भी जाने। अभी मैं कहने में मुझे थोड़ा सा लगता है कि हमारी मैक्सिमम फ्रेंड्स या हमारी जो दोस्त हैं, सहेलियां हैं, वो सब अच्छी पढ़ी लिखी हुई हैं, और पर उनसे भी अपन बात करो तो बोलते हैं अरे मुझे तो फाइनेंस में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मेरे हस्बैंड मैनेज करते हैं। तो ये एक बड़ी कॉमन सी मेरे को कन्वर्सेशन सुनने को मिलता है। तो मैं थोड़ा सा उस टाइम डिसअपॉइंट हो जाती हूँ। मैं सबसे पहले क्वेश्चन अपनी फ्रेंड से, अपनी बहनों से यही कहती हूँ कि आप कितना इन्वॉल्व है। हमें कुछ नहीं करना है, हम नहीं कह रहे हैं कि हम पूरा सब कुछ हम करें, नहीं, हम इन्वॉल्वमेंट अपना रखें अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। उसका फ़ायदा ये होता है कि देखो वो मतलब मुखिया है घर का, है ना, वो घर चला रहा है, वो कमा के ला रहा है। अभी की डेट में, आज की डेट में हम देखें ना, तो हमारी बहुत सी बेटियां, हमारी फ्रेंड्स जो कमा रही हैं, अच्छा कमा रही हैं, बहुत अच्छा कमा रही हैं, पर उनके साथ भी ये कॉमन प्रॉब्लम है कि पैसे को कहाँ पार्क करना है, पार्किंग मीन्स कहाँ रखना है ना। तो हम उसको कैसे मैनेज करें। तो आप मेरे साथ कॉमन एक कन्वर्सेशन करें ना, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मैं जो कह रही हूँ वो सही है। कहने वाली थी कि बातचीत करते हुए हम इस टॉपिक को लेंगे
तो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हाँ, मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं चाह रही थी आप लोग का थोड़ा सा मुझे रिस्पांस मिले ना तो मुझे अच्छा लगेगा बात करने में, और मैं लगेगा कि हाँ मैं समझा पा रही हूँ अपनी चीज को, और चाहे तो हाँ पार्किंग की बात कही वो बिल्कुल सही है, और आपने जो कहा कि बहुत पढ़ी लिखी होने के बाद भी महिलाएं इंटरेस्ट नहीं लेती, तो मैं हम वन ऑफ देम। उस हाँ, क्योंकि मेरा पहला कन्वर्सेशन आपसे हुआ था जब, तो आपने भी ये चीज को कहा था कि हाँ। मेरे हस्बैंड गुड मैनेजर है ना, वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं ऑल लेवल ऑफ द लाइफ है ना। हमारी जैसी स्टार्टिंग होती है ना लाइफ, तो हमारा जो शुरू से लेके एंड तक हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, बिल्कुल हाँ। ठीक है ना। हम जब शादी हो गया है हमारी स्टेज हम वहां से शुरू करते हैं, हाँ, ठीक है ना, महिलाएं वहीं से शुरू करती हैं, क्योंकि हम जब शादी के पहले हम किसी पे मम्मी पापा के अंडर में रहते हैं, हम उस चीज पे सोचते भी नहीं है। डिपेंडेंट रहते हैं। हाँ, डिपेंडेंट रहते हैं, हम उसके बारे में सोचते भी नहीं कि क्या है, पापा है सोचना ही नहीं है, मम्मी है मम्मी करके देंगी। ये एक नॉर्मल थिंकिंग होती है और हर लड़कियों की होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि उस एज तक तो वो बिल्कुल बेफिक्र रहे, इंजॉय करे अपनी लाइफ को खूब बढ़िया से। पर हाँ, पर एक जो शब्द आता है ना इफ, हमको उस इफ के लिए तैयार रहना चाहिए, बिल्कुल सही है ना। उस इफ में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, एक पूरा सार छुपा हुआ है अपनी लाइफ का। हम जब लाइफ वर्ड भी देखते हैं ना, तो लाइफ में भी इफ छुपा हुआ है। तो मैं इसलिए चाहती हूँ अपनी बहनों से कि थोड़ा सा अवेयरनेस लाइफ में इस प्रति भी, इस आक्षेप में भी होना चाहिए, क्योंकि हम कब किस चीज की कैसी जरूरत पड़ जाए हमें नहीं पता होता है ना। और हमारा ये छोटा सा जागृति या कह लीजिए अवेयरनेस ही हमें कोई भी चीज में कठिनाइयों से निकलने में इजी हो जाता है, आसानी हो जाती हमको पारंगत, हाँ हमको पारंगत नहीं होना है। मैं नहीं कह रही हूँ मैं बिल्कुल पारंगत हो जाऊं, ये नहीं, हाँ पर मैं कभी कोई ऐसी डिफिकल्टीज आ जाए तो हम उससे निकल जाए इजीली, ये हमारा एक मोटिव होना चाहिए, एक होना चाहिए, और हम निकल सकते हैं, हम में बहुत बड़ी ताकत है। जैसे अभी वो सुषमा दीदी ने कहा कि नारी शक्ति जो है, शक्ति है हमारे अंदर, वो छुपी है, सही। तो हमको उस छुपी हुई चीज को उजागर करना है, और हम बेस्ट मैनेजर बन सकते हैं। जैसे हम घर के हैं ना, हम उस लेवल पे भी बेस्ट हो सकते हैं। हमें करना क्या है, हम जब उस चीज के बारे में पता कर लेते हैं, हमें जान लेते, तो हमें क्या होता है ना कि हस्बैंड कोई चीज कर रहा है ना, हमारे हस्बैंड लोग बहुत अच्छा करते हैं, तो हम एक एडवाइस दे सकते हैं, हो सकता है वो उनसे मिस हो रही हो वो चीज, है ना, तो वो बोलेंगे हाँ यार वीना तुमने तो बहुत अच्छी बात बताई, चलो मैं खुश हुआ, मैं ध्यान रखूंगा, इतना ही काफी है। जी। उनको कभी ना कभी हमने जो एडवाइस किया या हमने एक बातों बातों में कोई चीज निकल गई, उनको वो चीज क्लिक कर गई, तो वो उनको ये याद रहेगी हमेशा कि हाँ यार इसने तो ऐसा कहा था मुझे, तो चलो यार मैं घर में, जैसे मुझे नीरू कहते हैं ना, मेरा शॉर्ट नेम नीरू है, तो चलो मैं नीरू से डिस्कस कर लेता हूँ, मैं वीना जी से डिस्कस कर लेता हूँ। तो हम बाहर क्यों ढूंढे, हमारे घर में हम जब अच्छे एडवाइजर बन सकते हैं अपने पति के, क्योंकि हम अर्धांगिनी हैं, हम लाइफ पार्टनर हैं, तो हम इस क्षेत्र में भी उनके सहभागी बने, ऐसी हमारी कोशिश होनी चाहिए। और मैं भी आज के इस डिस्कशन में ये समझाना चाहूंगी, या मैं इस पे हाईलाइट करना चाहूंगी, मैं इतनी अभी छोटी हूँ, मैं इतना ज़्यादा समझाता नहीं की कोशिश नहीं करूंगी, पर हाँ मैं हाईलाइट जरूर करूंगी कि हो सकता है आपके कभी ये चीज़ काम आ जाए। क्योंकि एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि मस्त रहना चाहिए बच्चों को, लड़कियों को शादी के पहले तक, पर मैं एक एडवाइस ये देना जरूर चाहूंगी कि 18-19 साल तक बिंदास रहते हैं, और होना भी चाहिए, तब उनको ये बर्डन नहीं आना चाहिए। पर माँ बाप की आर्थिक स्थिति क्या है ये उनको पता होना चाहिए। हाँ, तो मेरा सुझाव ये है कि माँ बाप ने उनको इसके प्रति भी सजग करना शादी के पहले ही होना चाहिए। क्या होता है कि अब जैसे बच्चे को आप पढ़ा रहे हो और उसमें माँ बाप कैसे जोड़ रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, ये उनको नहीं मालूम रहता है कि मम्मी हमको तो ये चाहिए, पापा हमको ये चाहिए। क्यों? क्योंकि आप छुपा छुपा के उनको जैसे तैसे करके खर्च कर रहे हो। तो ये सब चीजें भी उनको पता होना चाहिए। तो हाँ, उससे नहीं, जब आप वो बिल्कुल मैनेजमेंट उनके उसमें आ गया,
तो वो हाँ। आगे वो और अच्छे से मैनेज कर यस सकते हैं। यस आई Thank एग्री you. विथ यू, आई डेफिनेटली एग्री विथ यू। मैं बिल्कुल आपके इस विचार से सहमत हूँ। पर देखिए, ऐसा बहुत कम होता है। हम पिक्चरों में देखते हैं कि घर में क्या हो रहा है बच्चों को पता नहीं। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं पता होता है। जहाँ बच्चे 15-16 के हुए, हम अपने बच्चों को मतलब कि आजकल छोटी फैमिली तो है ही, हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट है। घर में कुछ भी हो रहा है, हम उनको इन्वॉल्व कर ही लेते हैं, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, हम बड़े कोमल होते हैं। आज जैसे बच्चे ने जिद करी, मेरे को तो डेयरी मिल्क चाहिए, हम क्या बोलेंगे? ठीक है बेटा, हम 1 तारीख को लाएंगे। अरे मम, 5 रुपए की तो बात है। बात वो 5 रुपए की नहीं है या 10 रुपए की नहीं है, या तुम्हें सिल्क भी चाहिए तो 50 रुपए की भी, पर हाँ, हम ला देंगे। हम उन्हें मना नहीं कर रहे, पर उनको हम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल उनने के मुंह से शब्द गिरा और उनको पूरा करना है। जब हम इस चीज तरीके का व्यवहार करते हैं ना, तो हमारे बच्चे हमारे व्यवहार से अनभिज्ञ नहीं होते हैं। उनको हमारी आर्थिक स्थिति पता होती है कि हाँ, हमारे माँ बाप क्या है, कहाँ स्टैंड करते हैं, और पता रहता है बच्चों को। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि आप उनको नहीं सिखाएं, बिल्कुल सिखाएं, उनको उसके टच में रखें बच्चों को, क्योंकि आने वाला टाइम भी उन्हीं का ही है। वो सीखेंगी घर से, तो वो एप्लीकेबल कर पाएंगी अपने ससुराल में, अपने सराउंडिंग्स में, अपने ऑफिस में। ठीक है ना? जब तक शादी नहीं होती है तो आप जॉब भी कर रही हैं, सब तो अच्छे से मैनेज कर लेते हैं बच्चे, वो कोई बात नहीं है। पर हाँ, वो अनभिज्ञ भी नहीं होते, उनको सब पता होता है। मतलब छोटी छोटी सी बात है, जैसे मेरे घर का ही मैं एग्जांपल दूं, मेरा बेटा अभी एमटेक की तैयारी कर रहा है, अभी उसको लैपटॉप चाहिए। तो हमें पता है कि तुम देखो एमटेक की तैयारी कर रहे हो, हमें तुम्हें वहाँ भी पैसे देने हैं, फिर हमें लैपटॉप भी चाहिए, फिर तुम्हें मोबाइल खराब वो भी चाहिए। तो हम उन परिस्थितियों से अवगत कराते जा रहे हैं, तो उनको मालूम है कि हम कैसे मैनेज करके कहाँ से कैसे बच्चों को देंगे। तो नो डाउट आपका सुनीता जी कहना बिल्कुल सही है, और मैं इस पे भी कह रही हूँ कि लड़कियों को क्या, लड़कों को क्या, बच्चों को हम बचपने से ही सिखाते जाते हैं, और उनको अलग से सबको सिखाना ही नहीं पता होता। होना हाँ, पता होता है कि सही घर है। में क्या चल रहा है। कोई हवा में तो नहीं रहता है, अपने अपने नालंदा समाज में तो नहीं है ऐसा। सब बच्चे बिल्कुल संस्कार बच्चों को जानकारी तो रहती है बिल्कुल बच्चों को कि हमारे माता पिता किस तरह से निपट रहे हैं। किस सही है। तरह से रह रहे हैं, क्या स्टैंडर्ड है हमारे घर का, हमारे घर की आर्थिक स्थिति क्या है, सबको सब पता होता है। हाँ, बस ये है कि जैसे देखो बच्चे हैं, जिद तो करते हैं, तो हमको उनको पूरा करना है, और किस लेवल पे पूरा करना है, कितना पूरा करना है, ये हमारे हाथ में होता है। और अपन लोग करते भी ऐसे ही है। कौन ऐसा करता है कि हाँ भाई, बेटा ने कहा और कोई कल खड़ा कर दिया कि हाँ ये ले बेटा, तूने कहा था। और ये खाने पीने तक तो ठीक है, पर जैसे बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हैं, तो हम सोच समझ के करते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हम घर से सिखा देते हैं बच्चों को, नो डाउट। तो मैं जहाँ बात जो कह रही थी वो ये थी कि हम अपनी परिवार में अपना फाइनेंशियल रोल कैसे प्ले करें। मैं पॉइंट्स पे आती हूँ। मेन जो है मेरा यहाँ पॉइंट जैसे इसी पे है कि हम अपनी छोटी छोटी बचतों के थ्रू भी अपने परिवार को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना? अब जब हमने बचत कर ली, तो आजकल आप देख रहे हो कि बैंक रेट्स कैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आज से अपने मम्मी पापा से हम पूछें तो उनको पता होगा कि उस टाइम बैंक रेट्स कितने थे। मैंने देखे हैं 10 से 12-13% रेट्स तो मैंने देखे बैंक में। हम सिंपल हाँ, आज से 10 साल पहले तक 12% 14% तक भी मिल रहा था। आराम से था। हाँ, और हम सेविंग अकाउंट में सिंपल में भी रखते थे तो हमको 10 से 12% इंटरेस्ट आराम से मिल जाता था। पर आज 10 साल बाद हम देखें तो हमारा इंटरेस्ट रेट आ गया है बिल्कुल 5 पे, मतलब बिल्कुल 10% लॉस, मतलब नीचे आ गया, गिर गया है। तो अब इस स्थिति में हम अपने पैसे का सही यूटिलाइजेशन किस स्टेज पे करें, कैसे करें। ठीक है ना? अब मैंने बताया कि चलो हमने बचत भी कर ली, हमने पैसा भी इकट्ठा कर लिया, पर हमें उस चीज का सही ये होना चाहिए कि हम अपने पैसे को कहाँ पार्क करें। पार्क करने का मतलब है कहाँ लगाएं। ठीक है ना? अब कभी हम पूरा का पूरा पैसा उठा के हम बैंक में रख देते हैं। बहुत कॉमन सी है, मैं सभी बहनों को जानती हूँ। सबसे पहले आपके पास पैसा आता है, आप क्या करते हो, कहाँ रखते हो? एक जनरल सा क्वेश्चन है। हम अब हमारे को चलो
एकदम से आ गया 25,000 रुपये ही आ गया, बिल्कुल मिनिमम मान के चलूँ, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आता है कि हम पैसे को कहाँ रखें? बैंक में। एफडी बना के। एफडी बना के, सबसे सिंपल होता है। पर आप अभी देखें तो एफडी के रेट्स भी बहुत डाउन हो गए। कितने हो गए? रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ भी 5.4 है हाँ या 5.54 है। सीनियर सिटीजन्स को 6.6 मिल रहा है। तो हम क्या 60 साल का इंतजार करें? 60 साल तक क्या पैसा हमारा बैंक में ऐसे ही रखा रहेगा? तो ये सब चीजें देखें। थोड़ा ज्यादा पैसा आता है तो हम सोचते हैं यार सोना ले लेते हैं, प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ठीक है ना। और थोड़ा पैसा आया तो थोड़ा लग्जरियस में आ जाते हैं हम, गाड़ी खरीद लो यार, पुरानी गाड़ी है तो इसको निकालो, बड़ी गाड़ी खरीद लो। हम ये सब चीजें बात सोचते हैं। और ज्यादा है थोड़ा सा घर में कभी हमारे माहौल ऐसा है, मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो हम रिस्क ले लेते हैं। शेयर में मार्केट पैसा लगा दो यार, शेयर थोड़ा रिस्क साइड जाता है, मार्क बड़ा वर्टाइल है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि बहुत लोग लगाते होंगे, पर हाँ लगाने वाले लगाते भी हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ। शेयर्स में भी जाता है परसेंट पैसे का। और सबसे आखिरी में जाता है, मतलब दिस इज द पुशिंग, इंश्योरेंस के बारे में सोचते हैं। कोई नहीं कहता, सुबह से उठ के कोई ये नहीं कहेगा, सब ये कहेंगे यार मुझे आज साड़ी खरीदने जाना है, आज मुझे शॉपिंग करने जाना है, आज मुझे बच्चों के लिए ये खरीदना है, आज अपन कार उठा लेते हैं यार, घर देखने चलते हैं। पर कभी कोई किसी के मुझे सुना कि आज मैं इंश्योरेंस खरीद लेता हूँ? कोई नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? हम उससे, हमारी अवेयरनेस क्यों नहीं है? जबकि सबसे जो फाउंडेशन हम कह ले, घर की जो नींव होती है ना, वो स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी घर मजबूत बनता है। हम उस पर 2 से 3 मंजिल इकट्ठी कर लेते हैं। तो जो इंश्योरेंस है ना, वो भी हमारा एक कह लीजिए नींव है, और इस नींव पे ही हमारी बिल्डिंग अच्छे से खड़ी हो सकती है। हमारी एसेट जिसको हम कहते हैं, संपत्ति पूंजी जो है उस पर रखते हैं। अभी आपने देखा होगा इस पैंडेमिक पीरियड में क्या हुआ, सब जगह लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने से क्या हुआ, मार्केट पूरा बंद हो गया। आज इनको पैसों की जरूरत थी ना, तो वो अपनी संपत्ति बेच पाए, घर में सोना पड़ा था, हम वो तक नहीं बेचने जा सके। तो हमें अपने पैसे को कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, और करना तो ठीक है, उस पर रिटर्न्स कितना आ रहा है ये इम्पोर्टेंट होता है। कि हमने पैसा लगाया है तो क्या बैंक हमें प्रॉपर रिटर्न दे रही है? क्योंकि वो हमारी बड़ी मेहनत से कमाई हुई पूंजी है। हम चाहेंगे ना कि वो दुगनी हो या तिगुनी हो या ज्यादा हो। कम होने के लिए तो कोई नहीं रखता, या कम इंटरेस्ट पे तो कोई नहीं रखेगा। तो इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि इस पेंडेमिक में सिखा दिया है कि हमें सबसे पहले अपना लाइफ कवर करना चाहिए, क्योंकि हम हैं तो भी काम आता है, हम नहीं रहेंगे तो भी काम आता है। तो वो एक LIC का बहुत अच्छा फार्मूला है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, और इसके लिए अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो मैं फाइनेंस से जुड़ी हुई इस सेक्टर से, और एज ए एडवाइजर मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि देखो कोई पत्नी नहीं कहेगी या कोई बच्चा नहीं कहेगा कि पापा आप इंश्योरेंस खरीदो। कहता है कोई बच्चा? नहीं कहेगा। कोई वाइफ नहीं कहेगी अपने हस्बैंड से कि आप इंश्योरेंस खरीदो। क्यों नहीं कहते? क्योंकि हम सोचते हैं कि यार पैसा वेस्ट करना है, या यार वो पैसा ब्लॉक करना है। नहीं, ये सबसे बड़ी चीज है, आपकी लाइफ को कवर कर रहा है, आपकी लाइफ को कवर कर रहा है। अभी आपने जैसे बताया कि मेरे फ्रेंड्स में ऐसा हो गया, मेरे कजिन्स के साथ ऐसा हो गया, और उनको पता ही नहीं कि उनके पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, ठीक है ना। तो ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आपके साथ ही नहीं है, ये 130 करोड़ जनता है ना, या सबके साथ ये प्रॉब्लम आई है। हस्बैंड कहाँ अपना पैसा लगाया है, क्या करा है, बीवियों को या वाइफ्स को, पत्नियों को कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने नहीं जानना चाहा, जानना नहीं चाहते, सबसे बड़ी हम नहीं जानना चाहते, हम नहीं जानते, हम जानना नहीं चाहते। हम तो जो कि अच्छा किया होगा, हाँ जो किया होगा अच्छा किया, हाँ ये सोच के, हाँ पर हमें जानना चाहिए, क्योंकि समय किसी ने नहीं देखा। जो एक हमारे जीवन के साथ एक जो चीज जुड़ी हुई है वो अनिश्चितता है। अनिश्चितता कैसी?
कि मैंने आज क्या सोच रही हूँ। मैं अभी बैठी हूँ आपके साथ बात कर रही हूँ, शाम को मैं हूँ नहीं हूँ मुझे नहीं पता। तो हमारी लाइफ में जो ये अनिश्चितता वर्ड है, इफ वर्ड है, इसके लिए हमें प्रोविजन करना चाहिए, इसके लिए हमें सोचना चाहिए। तो मैं अपनी बात को और अच्छे से समझाऊंगी एक स्लाइड शो के थ्रू। तो मैं स्लाइड शो करूं, जी है ना? ये तो मैंने एक थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दिया है, मैं एक स्लाइड शो कर रही हूँ आपके साथ। ये बात तो बिल्कुल सही कही निरंजना जी की। सबसे बड़ी गलती हमारी है। ऐसा नहीं होता कि हस्बैंड नहीं चाहते कि बताएं या ना बताएं, हम ही अवॉइड करते हैं। हम ही इसमें गलती मुझे साफ सीधी औरतों की लगती है। और एक कहीं मन में ये रहता है कि वो है तो संभाल लेंगे। बस सबको यही लगता है कि वो है ना, संभाल लेंगे, हमको क्या जरूरत है। पर भविष्य में क्या ईश्वर ने लिखा आपको है किसी को पता नहीं, तो हमको अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। आपको दिख रही है स्लाइड मेरी? जी अब जी मेरे को दिख रही है? जी दिख रही है। हाँ, दिख रही है अपन को तो दिख रही है। जी जी आ गई है आपकी अब हाँ जी जी। तो ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। जी निराजना संजय शर्मा, ठीक है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो आदित्य बिरला ग्रुप में है। क्या कर रहे हो? बंद कर दो। इससे अच्छा था बाहर ही हो। आपने जहाँ सेव करके रखी है वही निकालिए। हाँ हाँ वही कर रही हूँ मैं। जी जी ठीक है। तो जी ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि आई एम वाइफ ऑफ संजय शर्मा। माय हस्बैंड इज वर्किंग इन आदित्य बिरला ग्रुप। वो उसमें कॉर्पोरेट अफेयर्स डील करते हैं और यहाँ पे लाइजनिंग ऑफिसर हैं एज ए असिस्टेंट मैनेजर के रूप में। मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा है जो कि आदित्य शर्मा। ही इज कंप्लीटेड आवर बीटेक फ्रॉम SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई। मेरी एक बेटी है जो 11th से पास आउट हुई है, 11th में है अभी। जी और मेरे जो मायका पक्ष है वो राजवैद फैमिली से है। मेरे पापा का नाम शरद कुमार राजवैद था। और मेरे जो ससुराल है वो शर्मा फैमिली है। मेरे ससुर जी हैं केसी शर्मा। और हम लोग का एक अच्छा फैमिली है। और मेरे एजुकेशन की जो बात है वो है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भोपाल से। जी और बैचलर इन लॉ LLB किया है मैंने, वो भी भोपाल से किया हुआ है। B.Ed की डिग्री लिए वो भी भोपाल से ही है मेरा। मैंने म्यूज़िक में मेरा काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट था मुझे, तो मैंने डिप्लोमा इन म्यूज़िक किया हुआ है। अरे वाह। 3 जी, और 3 साल का मुझे एक्सपीरियंस है कॉलेज में टीचिंग का। मैं BBA BCom क्लासेस लेती थी। और अच्छा। लेक्चरशिप का मुझे 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। हम्म। साथ में मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में भी आर्टिकलशिप की है 2 साल के लिए। तो ये एक मेरा छोटा सा प्रोफाइल था जो जी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जी चला कुछ दिख रहा है? तुम्हें आपको दिख रहा है? ब्लैंक हो गया बेटा। ब्लैंक है।
ब्लैंक बंद हो गया। अच्छा, ये शरद राजवेद जी की बेटी है, जी 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 भोपाल हाँ वाले? अरे वाह, मैं तो फिर जानती हूँ, मिलन में थे। हाँ 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 तो हम्म। अरे तो निरंजना जी, आपको तो बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, आप लोगों को तो बहुत देखा है बचपन से। अच्छा अच्छा। अरे ये चला क्यों जा रहा है बेटा? ब्लैंक हो रहा है वो, तुम मेरे हाथ में दे दो, उसमें मत रखो नीचे। बहुत कुछ हासिल किया है आपने, अच्छा लगा आपकी योग्यताएं देखकर। बहुत टैलेंट है हमारे समाज में, सब छुपा हुआ है, क्यों सच वीणा, में, है ना? सच में। अभी दिख रहा है दीदी? हाँ दिख रहा है। प्रणाम बेटी। अच्छा, मेरे हाथ में दे दो तुम। तो बढ़िया। अभी ये जो Right. हाँ 5 वेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, हमें लाइफ इंश्योरेंस की क्यों जरूरत होती है उसकी, और क्या तरीके हैं जो हमें चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि लाइफ इंश्योरेंस हम करते हैं जी जी। तो ये हमें रिस्क कवर प्रदान करता है। रिस्क कवर इट मीन्स कि कभी भी कोई भी जोखिम हमारी लाइफ में आता है या कोई भी अनहोनी होती है तो ये हमें कवर प्रदान करता है। कवर मतलब ये होता है कि हम कोई भी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उससे एक हम अनुबंध करते हैं, या कि जिसको कह लीजिए कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि हम आपको एक फिक्स अमाउंट देंगे और कभी कोई ऐसी घटना घटती है तो आप ये हमें कवर पूरा का पूरा प्रोवाइड करेंगे। ये रिस्क कवर होता है। हम ऑफर जो होते हैं वो करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द चूज डिफरेंट प्लान्स फॉर डिफरेंट गोल्स। क्योंकि देखो लाइफ के हर स्टेज पे हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें जो इंश्योरेंस होता है वो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि हम हर डिफरेंट स्टेजेस पे अपने लाइफ या अपने गोल को फुलफिल कर सकें। हम आपने देखा होगा कि जैसे मैं जैसे बता रही थी कि हमारी लाइफ महिलाओं की शुरू होती है शादी से, ठीक है ना। फिर हमारी सेकेंड स्टेज होती है कि हमें बच्चे होते हैं, तो हम उनके एजुकेशन के बारे में सोचते हैं। हम उनको आज से 15 साल बाद या 20 साल बाद हमें उन कितने पैसों की ज़रूरत होगी कि हम उनके लाइफ को फुलफिल कर सकें, तो या उनकी गोल्स को करें, तो वो हमको उस पैसे की ज़रूरत है। फिर हमको क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम उनके मैरिज करना है हमें, तब हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और लास्ट में जो सबसे फाइनली हमारे रिटायरमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जहाँ पे हमको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि हम इंश्योरेंस के थ्रू इन सारी गोल्स को अचीव कर सकें। दूसरा हम प्रमोट करते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन्स को। यहाँ फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि हम जैसा देखा होगा अपने मम्मी को, या छोटेपन से हम देखेंगे हमारी मम्मियाँ ना बड़ा पैसे संभाल के रखती थी, कभी चावल के डब्बे में छुपा देती थी या कभी अलमारियों में छोटे छोटे रुमालों में बांध के रख देती थी। हेलो, हाँ बिल्कुल। मैंने तो देखा है, आई थिंक आप लोग का है ना। तो ये बड़े अच्छे से मम्मी लोग संभाल के रखती थी। मम्मी के मेरी मम्मी दादी के सबके किस्से सुने हुए इस तरह से कि चाय की पत्ती के डिब्बे में से हमने 10 रुपए निकाल के दिए तो वो हाँ हाँ इस तो तरह से करते थे। तो बड़े अच्छे से मम्मी लोग क्या करती थी। मेरी मम्मी खुद भी HM रिटायर्ड हुई है, BH गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, मतलब शिक्षा विभाग से, अपने मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग से। तो वो भी हेड मिस्ट्रेस रिटायर्ड हुई है। तो वो तो खुद जॉब में थी, फिर भी वो बड़े अच्छे से, उनका कोई भी कॉलम ऐसा नहीं जाता था अलमारी का जहाँ से पैसे नहीं निकलते थे। मतलब आप ऐसे क्यों छुपा के रखते हो, वो से काम आते हैं बेटा। काम वो चीज अपन लोग भी सीख गए। हाँ सीख गए ना कि हाँ नोटबंदी की है तब से वो सारे जो हिडन खाने थे खराब कर दिए उन्होंने। अब वो मोदी जी ने निकाल लिया अपन लोगों से। नहीं तो वो भी अपने में तो था वो नहीं कि अपन छुपा छुपा के रखते थे बड़े पैसे। तो हम क्या करते हैं, एक डिसिप्लिन आ जाता है कि कभी हमको 100 रुपए भी मिले कहीं से,
शायद वो राखी पे मिले हों या कोई हमारे यहाँ मेहमान आया वो हमको दे गया हो, तो हम उसको क्या करते हैं, ये सेविंग में डाल देते हैं। पहले हम अपन लोग के टाइम में ना गुल्लक होती थी, हम गुल्लक में डाल देते थे। सही। हम जब बड़े बड़े हुए तो हम लोगों ने क्या किया, उस पैसे को हमने बैंक में डालना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें वो हैबिट इनबिल्ट है। हमको कोई किसी ने बोला नहीं है कि तुम ये पैसे को कहाँ रख रहे हो, है ना। मम्मी पूछती भी नहीं थी, तुम्हारे हिस्से का पैसा बेटा तुम रखो, उसको जाओ गुल्लक में डाल दो। हम लोग तो, मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे तो SBI जो अपना स्टेट बैंक है, इनका एक मनी बैंक, पिगी बैंक करके एक स्कीम चली थी। तो वो छोटे छोटे पिगी बैंक्स दे जाते थे, और हम लोग चूंकि बैंक में वो BHL में रहते थे, तो हमारी कॉलोनी के वो सबके घर आता था महीने की 1 तारीख को, और सबके पिगी बैंक खाली करके ले जाता था। तो हमको वो उसको पिगी बैंक को खाली करने में बड़ा दुख होता था कि मम्मी ये मेरे पैसे ले गया। आज तो BHL भी याद दिला दी आपने। हाँ बिल्कुल। तो मतलब मैं वो हैबिट जो हमें इनबिल्ट है ना, जो आई हुई है, वो मैं वो डिस्कस कर रही हूँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, कि हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमें कैसे आया। वो इस तरीके से आता है, हम जब बड़े होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारे हस्बैंड में भी वही चीज़ है, क्योंकि हमारे देखो मेरे ससुर तो खुद ही बैंकर थे, तो वो काफ़ी डिसिप्लिन है, मतलब पैसों के लिए तो बहुत उनमें अच्छा है, सिस्टमेटिक उनने सब काम किया हुआ है। तो वो उनके बच्चों में भी है, वो दिखता है, बड़े अच्छे से वो मैनेज करते हैं पैसों को। तो लाइफ इंश्योरेंस की बात करें ना, कभी हम उससे कोरिलेट करें उस चीज़ को, तो हम कैसे करेंगे कि जब हमारे पास ज़्यादा पैसा आ रहा है ना, तो हम उसको कहाँ पार्क करें। तो हमने बोला यार लाइफ इंश्योरेंस, चूंकि पैसा अच्छा हो गया तो चलो इसमें डाल देते हैं, है ना। तो ये हमको सिखा रहा है, हमको मालूम है कि ये हमारे गोल हमको अचीव करना है, तो इस तरीके से तो नहीं होंगे। तो हाँ, हम एक पैसे को ऐसी जगह डालें कि जहाँ से थोड़ा ज़्यादा हो जाए, या एक फिक्स अमाउंट में आने लगे हमें, तो हम इससे अपने उस पैसे से हम अपने गोल को फुलफिल करें। और इस तरीके से ये जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमें डेवलप करता है लाइफ इंश्योरेंस। इंजॉय टैक्स बेनिफिट, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, आज हम पैसा कितना भी कमा लें, क्योंकि हम कहीं भी रहें, देश के किसी भी कोने में रहे, विदेशों में भी रहे, हमें टैक्स तो गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ता है ना। तो ये एक बहुत अच्छा जरिया है कि हम अपने टैक्स को सेव करें। बेनिफिट्स की यहाँ जो बात हो रही है ना, हम अपने टैक्स को कैसे बचाएं, ये लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू हम बहुत अच्छे से बचा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये, हमको इसमें 80C का बेनिफिट मिलता है, 80CC का बेनिफिट मिलता है, और 80D का भी बेनिफिट मिलता है। ये थोड़े से जो टर्म्स हैं वो अलग अलग है, मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमको 80C। हाँ हाँ, ये डिडक्शन होते हैं, हाँ ये इनकम टैक्स में छूट के डिडक्शंस होते हैं, जो कि हमको अपनी इनकम को बचाने के लिए हम करते हैं। जैसे हम पॉलिसी लेते हैं ना, जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली तो हमको इसमें 80C का बेनिफिट मिलता है। हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो हमको 80D का बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। हम जैसे उस स्लैब में आते हैं, जैसे 1,500 के स्लैब में आ रहे हैं, तो अब क्या होता है ना, जैसे किसी ने कि 40,000 50,000, तो वो सोचेगा मैं 40-50 हजार भी क्यों दूं गवर्नमेंट को, मैं इस टैक्स को भी सेव करूँ ना। तो वो क्या करता है, इसके लिए प्लानिंग करता है। और कभी हम थ्रू प्रॉपर प्लानिंग करें ना, तो हम इस 40-50 हजार को भी बचा सकते हैं। और जो अच्छे हैं, अर्नर हैं, तो वो तो लाखों में पे करते हैं, तो वो अपनी टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं इसके थ्रू। और उनको तो हमसे ज़्यादा आइडिया होता है, उनके तो चार्टेड्स होते हैं, वो बड़े अच्छे से उनको मैनेज करते हैं, सिखाते भी हैं। तो हमको लाइफ इंश्योरेंस टैक्स बेनिफिट भी देता है। फिर जनरेट द गारंटेड रिटर्न्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो सबसे आखिरी में भी आया है, क्योंकि आपको ट्रस्ट डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उस पर रिटर्न तो मिले, साथ में गारंटेड मिले। कौन नहीं चाहेगा इस पेंडेमिक में के बाद और मार्केट में इतने उतार चढ़ाव के बाद, हर चीज में हम क्या गारंटी ढूंढते हैं। हम बाजार भी जाते हैं ना, कोई चीज खरीदने जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उससे कि भैया गारंटी है ना इस चीज की, तो ये तू दे मेरे को। हम ऐसे गारंटी मांगते हैं ना हर, तो यहाँ तो हम जब लाखों रुपए लगाएंगे तो आप हमसे बोलोगे ना कि निराजना जी मैं आपके यहाँ पैसा तो लगा रही हूँ, पर मेरे को आप गारंटी दे रहे हो ना आपकी कंपनी। तो मैं आपको लिख के, वर्बली नहीं, लिख के ऑन पेपर दे रही हूँ कि हाँ आपको जो भी आपका पैसा जनरेट होगा, ठीक है, जो भी आपकी इनकम में इसमें आएगी, वो उसका रिटर्न्स आपको गारंटेड मिलेगा,
फिक्स मिलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इट मीन्स जो फिक्स का मतलब यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट से है कि जो आपकी इनकम है वो आपको एक फिक्स अमाउंट में ही मिलेगी। तो यहाँ आपकी जो गारंटी है वो रिटर्न्स जो हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं और गारंटेड होते हैं। तो इसके मैंने एक आपके साथ एक राइडल रखा हुआ है, तो आप मेरे को बताएंगे। मैं हिडन तो अब इसमें नहीं कर पाऊंगी। जैसे आई एम अ 4 लेटर वर्ड्स ठीक है, आई एम अ वेरी प्रीशियस, मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हूँ। ऑल ऑफ अस, मैं सबके लिए बहुत ही जरूरी हूँ, है ना। एंड सबके पास हूँ, और ऑल ऑफ अस हैव ओनली वन ऑफ इट। तो अंडरस्टैंड है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। व्हाट आई एम, वो पूछ रहा है मैं कौन हूँ, ये इतने सारे 4 खूबियां है मेरे में। तो डेफिनेट लाइफ है। तो अब इस लाइफ वर्ड में आप देखिए कि LIFE, तो बीच में इफ आता है। तो लाइफ जो है ना हमारी, वो इफ एंड बट्स में बहुत उलझी हुई है। दिखती है और हम समझते भी है। हम कोई सा दिन हमारा ऐसा नहीं जाता है कि हम उस इफ एंड बट से बाहर निकले हो। हम उसको फेस करते हैं, ठीक है ना। बहुत ऑब्जेक्शंस, बहुत ऑब्स्टिकल्स, है ना, बहुत सारे हर दिन आते हैं, हर तरह के आते हैं, हर तरह के आते हैं, है ना। कोई ऐसा नहीं कि एक जैसे ही आ रहे हो। हमें नहीं पता है कि कल क्या खड़ा हो जाएगा, है ना, कल क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये जो अनसर्टेनिटी है ना, इसका नाम ही लाइफ है। सीधी सी बात, जैसे नेट एंड शेल में कहें तो जो अनसर्टेनिटी का नाम ही लाइफ है, और हमको इससे निकलना है। ओह सॉरी अदिति, ये फिर चला गया बेटा। कनक, ये फिर चला गया बेटा, जा क्यों रहा है? बाहर क्यों जाती हूँ? ठीक है, हेलो, सुनाई दे रहा है मेरा? जी हाँ, मेरी आवाज। हाँ। तो अब इसके बाद मैं एक आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड जो डाल रही हूँ, ये है एक लाइफ जर्नी। दिख रही है आप सबको? जी विजिबल है? हाँ विजिबल है। अच्छा, चला जाता बेटा ऐसे। ये देखिए, इसमें मैंने लाइफ को बताया है कि हमारी 4 स्टेजेस कहती है। हमारी जो लाइफ शुरू होती है, अवर मैरिज, हमारी शादी से होती है। फिर भगवान हमको गिफ्ट देता है एज ए चिल्ड्रन, ठीक है। उन बच्चों की हमारी एजुकेशन की हमारे पास जिम्मेदारी होती है। जब हम उनको अच्छा उनके पैरों पे खड़ा कर देते हैं, तो फिर एक जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो उनकी मैरिज की, हाँ, शादी के लिए बचाना है, शादी के लिए, ठीक है ना। और फिर लास्ट में हमारी जरूरत होती है रिटायरमेंट की। और फिर हमारी लाइफ यहाँ जाके स्टॉप हो जाती है रिटायरमेंट के बाद। कोई कैसे सरवाइव कर रहा है, किस तरीके से सरवाइव कर रहा है, ये इन स्टेज पे, इस पाथ पे ही दिख जाता है हमको, है ना, कि हमारी पूरी सर्वाइवल जर्नी कहाँ से कैसे मोड़ खा के कहाँ पे आके स्टॉप हो रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमें इन स्टेजेस पे ही अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में एक प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखो, आप उससे आप बात कर रहे हैं ना, तो भैया पैसा नहीं है, ये पैसा बच नहीं पा रहा है। ये हम एक कॉमन कन्वर्सेशन आता है, बात करते हैं हम ना, तो अरे अभी पैसा कहाँ है, हमें तो अभी तो बच्चों को पढ़ाना है, उनकी इतनी फीस जा रही है, फीस चली गई तो फिर अरे अभी तो मेरे को शादी के लिए पैसा जोड़ना है, फिर शादी की बात हो गई तो अभी तो रिटायरमेंट अब जैसा है चल जाएगा। तो ये सब एक कॉमन ऑब्जेक्शंस या बातें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। हमको इसके लिए हर स्टेज के लिए वेल प्लान्ड होना चाहिए, वेल प्लानिंग करके रखनी चाहिए। और वो हम कब कर सकते हैं, जब हम इसके बारे में सोचें या इसके बारे में हम अवेयरनेस के साथ बात करें, तो ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, बहुत अच्छे से हो जाता है। क्योंकि देखिए अनसर्टेनिटी जब आती है
ये वाली स्लाइड आपको दिख रही है? जी जी तो ये किस तरीके से आती है, हमें नहीं पता है कि हमारे साथ क्या हो जाए। बाय मतलब क्या होता है ना, लाइफ में हम जा रहे हैं और कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में हम रह गए तो बहुत अच्छी, और कभी डिसेबिलिटी हो गई, डिसेबिलिटी मतलब कभी हम अपंग हो गए, जी तब क्या होगा? क्योंकि एक तो उसमें पूरा खर्चा जाता है पैसों का, है ना, इलाज में क्योंकि हम इतने दिन हॉस्पिटल में, हाँ, इलाज में चले और फिर जो हमारा ब्रेड अर्नर है, जो हमारे यहाँ रोटी कमा के ला के दे रहा है हमें, या जो हमारे घर का मुखिया है, कभी वो इसको सरवाइव कर रहा है, या उसमें वो एंगेज हो रहा है, या वो उसमें अफेक्ट हो रहा है, तब क्या? फिर कौन कमा के लाएगा? सबसे बड़ी बात, इफ का सबसे बड़ा ये हम एक वो मानते हैं, बाय चांस हमें कोई बीमारी हो जाती है, कोई ऐसी बीमारी डायग्नोज हुई जो कि हमें हमने सोची भी नहीं होगी, तो डेफिनेटली कि हमको उसके लिए हमने प्रोविजन भी नहीं किया होगा ना, क्योंकि हाँ, कोई नहीं सोचता ना कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी होगी। और जब होती है, अभी कोरोना के लिए हमने 2 साल पहले 18 में कभी सोचा था कि हमें कोरोना होगा, और हम हॉस्पिटल गए तो हमें 3-3 4-4 लाख रुपए एक ही पेशेंट पे लग जाएंगे। यहाँ तो हमने देखा है कि एक ही परिवार के 4-4 लोग कोरोना में इफेक्ट हुए, और ये स्थिति आ गई कि पे करने के लिए या बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं है, हम उस स्टेज पे क्या करें? तो इसके लिए भी हमें लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है, और फिर अल्टीमेटली लास्ट जो है वो डेथ है, जिसका कि कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता है, क्योंकि जो हमारा घर का मुखिया है वही नहीं रहेगा, तो फिर क्या, उसके बाद क्या होगा? तो इसलिए हम महिलाओं को इन स्टेज पे भी जाके, देखो हम एकदम वर्स्ट सोचते हैं ना तो अच्छा ही होता है, क्योंकि इसके बाद तो कुछ बुरा होना नहीं है ना। तो हम जब बुरा सोचेंगे ना तो हम डरेंगे नहीं, अरे यार मेरे को उस स्टेज पे जाके सोचना है कि मैं कैसे घर की प्लानिंग करूं, या मैं कैसे अपने फाइनेंशियल बजट को बना के रखूं। सुनने में, सोचने में थोड़ा सा डरावना जरूर होता है, पर नहीं, हमको सोचना तो पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने तो ऐसी फैमिली देखी है, हमारे बॉस ही हैं, तो वो शेयर कर रहे थे अभी अपनी फैमिली के बारे में, तो उनकी सिस्टर थी, तो भोपाल में ही थी वो भी, और उनके साथ कोरोना में उनके हस्बैंड चले गए, जस्ट 45 प्लस थे होंगे वो। अब उनने कुछ अपना प्लानिंग जो भी किया होगा, वाइफ को कुछ नहीं पता। अब चूंकि उनके भाई खुद ही इंश्योरेंस से जुड़े हुए थे और यहाँ पे हमारे जोनल हेड है वो, तो उनने भी कभी कोशिश नहीं की कि बहन का जीवन है वो, उसमें कौन इंटरफेयर करे, कौन पूछे, ऐसी सब, तो उनने ध्यान ही नहीं दिया। और जब ऐसा हो गया तो उन्होंने क्या किया कि उनका मतलब 15 दिन बाद ही क्लेम आया। आप बिलीव नहीं करोगे, वो 3 करोड़ का क्लेम था। अब 3 करोड़ का जब क्लेम आया तो घर जॉइंट फैमिली थी, सब अच्छा था, एकदम से सब दावेदार खड़े हो गए जी कि वो मेरा बेटा था, मेरा भाई था। पत्नी बिल्कुल पीछे हो गई उस क्यू में। वो सारी जरूरतें सबकी जाग जाती हैं। हाँ, अभी हुआ मैंने क्या, जी इसमें मूवी बिल्कुल सेम इसी थीम पर देखी, पगलैट आई है जो मूवी है, आप लोगों ने जी देखी जी शायद, वो सेम यही थीम जो आप बता रहे हैं, इसी जी टॉपिक जी। बनी है वो। जी तो मतलब वो भैया, मतलब जो हमारे सर थे, वो शॉक्ड हो गए जी कि अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, सब बहुत अच्छा था, सब दुखी भी थे, 15 डेज ही हुए हैं तो डेफिनेट सब दुखी होंगे घर में, पर एकदम से यू टर्न आया लाइफ में, उनकी बहन की लाइफ में। क्या यू टर्न आया कि सब दावेदार हो गए, इस करोड़ 3 करोड़ पे सब हक जताने लगे। बिल्कुल। तो जब तो अब बीवी चूंकि बहू है, उसकी बहन चूंकि बहू है उस घर की, तो वो बिल्कुल क्यू में सबसे पीछे थी। उसको रोने के सिवा दूसरी चीज समझ में नहीं आ रही कि मैं अपने 2 बच्चों को कैसे संभालूंगी, मेरा तो सब कुछ ही ऐसा हो गया कि नॉर्मल जो होता है। फिर उनके भैया ने सब उनका जब डॉक्यूमेंट्स निकाला, पता किया, तब उनको पता चला कि नॉमिनीज कौन था, कैसे क्या था। तो वो एक ये स्टोरी थी। अब अपन उसके ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगी, पर ये जनरल प्रॉब्लम ये जो दिखती है वो ये होती है। तो ये सारे इफ एंड बट्स हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमको उस पर विचार करना चाहिए। तो अब ये जो बात आती है कि हमारे इंडिया में अभी भी जो
इंश्योरेंस को लेके अवेयरनेस है वो कैसी है। आपको ये चार्ट दिखा रही हूँ मैं, ये बहुत सिंपल सा चार्ट है और समझ में भी आ जाएगा। यहाँ देखिए 8% इंश्योरेंस में निकला हुआ है, ये क्यूब अलग ही से दिख रहा है, जी। ट्रायंगल निकला हुआ है। हमारे जो एक सर्वे हुआ होगा उसमें ये पता चला कि सिर्फ 8% लोग आज भी इंश्योरेंस में दे रहे हैं पैसा। अब आप सोचिए हमारे यहाँ इंश्योरेंस आज का नहीं है, कभी भी हम इंश्योरेंस का इतिहास देखने जाए ना तो 1818 में इंश्योरेंस लॉन्च हो गया था। अच्छा। 1818, हाँ, तो 1818 की बात करें तो हम अब उस टाइम इंडिपेंडेंट भी नहीं थे, हाँ। हम अंग्रेजों के अधीन थे। तो उस टाइम में जब हमारे यहाँ इंश्योरेंस आ गया था, और आप बिलीव नहीं करोगे ये इंश्योरेंस जब आया था तो कोई अनीता भावसार थी, कलकत्ता से थी, अच्छा। वो लाई थी इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि फॉरेन में ये चीज बड़ी कॉमन थी। अच्छा। तो उन्होंने बोला मैं इंडिया में भी लाऊं, और उन्होंने कलकत्ता में इंश्योरेंस कंपनी की शुरुआत की थी, अच्छा। ओरिएंटल इंश्योरेंस के नाम से। अच्छा, और उस जमाने, पुराना है। हाँ, इतना पुराना है। अच्छा। तो अब सोचिए, और उस टाइम अंग्रेजों के ही, और जो पहले हमारे यहाँ के रायचंद होते थे, है ना, जो बड़े बड़े जो हम उपाधियां दी हुई थी अंग्रेजों ने, हाँ हाँ। वो ही अपना इंश्योरेंस कराते थे। मतलब उनके लिए एक डिग्निटी वाली बात होती थी कि हमारा बीमा है, हाँ। ऐसे वाली। हाँ हाँ। तो सोचिए हमको एक सदी पूरी हो गई, फिर भी हमारे यहाँ इंश्योरेंस को लेके कोई अवेयरनेस अभी भी नहीं है। मतलब वेरी ट्रूली आई एम स्पीकिंग कि इसमें हमको अवेयर होना चाहिए। आज आप में से मैक्सिमम लोग बच्चे फॉरेन में होंगे, तो उनको देखो वहाँ की गवर्नमेंट इंश्योरेंस डे 1 से शुरू कर देती कि आपने हमारे अमेरिका में हो या यूके में हो या कहीं भी हो, आपने एंटर किया और आपका इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, कंट्री की तरफ से, सब तरफ से उनको इंश्योरेंस इतना प्रोवाइड कर दिया जाता है कि आपको देखना भी नहीं होता है। पर वही चीज़ हमारे यहाँ उल्टी है, हमारे यहाँ सब पे ध्यान दिया जाता है पर इंश्योरेंस पे नहीं ध्यान दिया जाता है। और इसीलिए मैंने इंश्योरेंस को यहाँ पे सबसे लास्ट में दिखाया है। देखिए, तो ये देखिए कि यहाँ पे हम एफडी में आज भी 10% डाल रहे हैं, हाँ। हमारी सेविंग पर। ठीक है, तो ऐसा मतलब लगता है कि बस कर दो और भूल जाओ, ऐसी कुछ हाँ, थिंकिंग है कि कर हाँ, दो। बिल्कुल बिल्कुल, 5 साल डाल दिया, 10 साल डाल दिया, मैं हाँ। डबल हो जाएगा। वो डबल वाला कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल डबल वाला कॉन्सेप्ट है। फिर क्योंकि हम मैक्सिमम हमारे यहाँ जो अपन अपने समाज की बात करें तो मैक्सिमम जो लोग हैं आज भी सर्विस क्लास लोग हैं, सर्विस क्लास। तो है ना। अभी नई जनरेशन थोड़ा सा, अभी देखिए समिट वगैरह हुआ तो आपको लगा होगा कि थोड़े से बिजनेस में ज्यादा उतर आए, काफी पर थे हाँ हाँ, तो उसका परसेंट अभी देखें तो हमारे यहाँ जो सर्विस क्लास है वो पीपीएफ अकाउंट चलता है उनका, पब्लिक प्रोविडेंट फंड ऐसा चलता है, उसमें भी 7% ही है हमारा रेशो। ये मैं इंडिया का पूरा बता रही हूँ आपको। तो हमारी प्रॉपर्टी में डीलिंग आज भी 20% है, मतलब आज भी हमारे लोग जो हैं वो 20% प्रॉपर्टी में डालना चाहते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो निकलते हैं ये 10% पे हम देते हैं। शेयर्स एंड बॉन्ड्स की बात मैंने बताई थी, ये पूरी फुली डिपेंड्स ऑन अपॉन मार्केट, ठीक है ना। जिनको शेयर्स में थोड़ा इंटरेस्ट है, बॉन्ड्स में इंटरेस्ट है, वो लोग 10% लोग जो ऐसे हैं जो कि इसमें पैसा डालते हैं। फिर हमारी बात आती है म्यूचुअल फंड्स की, ये भी मार्केट पे डिपेंड करता है। इसमें भी अच्छी स्कीम्स है, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ। इसमें आप एक फिक्स अमाउंट है, 2000 रुपये से स्टार्टिंग है, 1500 से है, 1000 रुपये से भी है। इसमें आप पैसा डालते जाइए और आपको मार्केट में ये लोग पैसा लगा देते हैं और जितना उसका रिटर्न्स आता है वो आपको मिलता जाता है। यूनिट्स वाला सिस्टम होता है इसमें। तो ये भी आपको, इसमें देखिए आपका 10% का रेशो है, ठीक है ना। उसके बाद आता है लिक्विड कैश, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको दिख रहा है, बहुत सारा दिख रहा है, बड़ा सा एक वो है, लिक्विड पड़ा हुआ, कभी भी हाँ। जरूरत तो पड़ी तो निकाल सकते हैं, बस इसी सोच के। 35%, 35% सबसे ज्यादा है। जी। आज भी हम लोगों को ये है कि भैया बैंक में पड़ा रहे, हम उससे कोई मतलब होना चाहिए, नहीं तो घर में ही होना चाहिए, है ना। घर में भी देखिए आप अलमारियों में भले ही वो 10-15 हजार, 25,000, 30,000 रुपए हम ऐसे डाल सकते हैं। तो ये इस तरीके, तो इसी को मैंने ये पिरामिड्स में समझाया है कि सबसे जो ऊपर से देखें तो नीचे तक हमारी जो लास्ट में इंश्योरेंस की बारी आई है 8% पे, और इट इज द बेस्ड, ये एक हमारा बेस है। और जब हमारा इंश्योरेंस बेस होगा ना
तो हमें ये सारी चीजें इस पिरामिड पे टिकी रहेंगी। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि आज कभी हमें जरूरत पड़ती है, अभी आप पेंडेमिक में देखो, गोल्ड बेचने गए तो गोल्ड का पैसा कोई देगा आपको, क्योंकि सब जगह लॉकडाउन था। हाँ, आप आपके चलो 2-2 मकान है, 3-3 मकान है, प्लॉट्स करके रखें। अब प्लॉट आप बेचने जाओगे, आपको कौन खरीदार मिल रहा है? सब यही कहेंगे ना, और औने पौने दाम में तो आप बेचोगे नहीं, ठीक है ना? तो हम इन सब चीजों को तभी इस बेस के माध्यम से ही रख सकते हैं। ये हमारी एसेट्स है, ये नो डाउट ये हमारी एसेट्स है। हमको हमारा पैसा हर जगह लगाना चाहिए। आपको एफडी में भी डालो, पीएफ में भी डालो, नेशनल पेंशन प्लान्स है, स्कीम्स है गवर्नमेंट की, इसमें भी आप डालिए, गोल्ड एंड सिल्वर में भी डालिए, प्रॉपर्टी में भी डालिए, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में भी डालिए, शेयर्स में कभी आप रिस्क लेना चाहते हैं तो उसमें भी डाल दीजिए, म्यूचुअल फंड है। तो ये सब चीजें तो हम तभी रख पाएंगे जबकि हमारा इंश्योरेंस अच्छा होगा। कहने का तात्पर्य है कि इंश्योरेंस से हमको एक गारंटेड रिटर्न मिल रहा है। आप जब चाहे, हाँ, आप 5 साल पे करिए, 6ठे साल से आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। कभी आपने अपनी लाइफ को सेव करने के लिए रखा है तो एक टर्म प्लान्स, ये प्लान्स इसमें डिफरेंट होते हैं। तो वो कहने का तात्पर्य है कि हम इंश्योरेंस से हमको कभी घाटा नहीं होगा। इन सब से हमको क्या होगा, घाटा हो सकता है। घाटा कैसे हो सकता है? रिस्क है इसमें, क्योंकि ये सब डिपेंड अपॉन द मार्केट। ये सब किससे, प्राइसेस अप एंड डाउन होती रहती हैं, इसलिए हाँ। तो अभी देखो, अभी गोल्ड एकदम चढ़ा था 52%, 52,000, अभी आ गया 48, अभी 48 पे आ गया, ठीक है ना? शेयर्स के मार्केट अप एंड डाउन होते हैं, पर इंश्योरेंस जो है वो कभी भी वर्टाइल नहीं होता है। उसकी मार्केट के हिसाब से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। इसीलिए ये सब चीजें इन्वेस्टमेंट है, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट, दिस इज द इंश्योरेंस। और ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है, ठीक है? और ये इंश्योरेंस सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर हमारे पास फंड्स इकट्ठे हो रहे हैं तो हमको सबसे पहले बिल्कुल की तरफ जाना चाहिए, बजाय गोल्ड खरीद के रख लें या क्योंकि आजकल तो गोल्ड खरीदना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। उसके लिए भी अगर 1,00,000 1.5 लाख की लिमिट है, अगर उससे ऊपर जाते हैं तो हमको पैन कार्ड दिखाना पड़ता है। बिल्कुल आपको उस पे शो करना पड़ता है। हाँ। कि आप ये गोल्ड ले रहे हो तो आपको मतलब इनकम टैक्स में शो करना पड़ता है। टैक्स में शो करना। बिल्कुल। तो ये जब चीजें जब आप करते हैं, पर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इस 2 अलग-अलग कॉन्सेप्ट है, मैं ये समझाना चाह रही हूँ। और ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग हैं। आप इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट से मत जोड़िए कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया पैसा, नहीं। दिस इज द एसेंशियल, इंश्योरेंस इज एसेंशियल, इट इज प्रोवाइड अ रिस्क कवर, लाइफ कवर। ये सब चीजें लाइफ कवर कर रही है क्या आपकी? नहीं कर रही है। नहीं, इससे तो कुछ भी नहीं होना। एफडी से आपकी लाइफ कवर थोड़ा हो रही है कि आपको कुछ हो जाता है तो एफडी आपको क्या उसका कवर दे रही है आपकी लाइफ का? नहीं दे रही है। जो हमारा नेशनल, हाँ, इवन इस पे आपको सब पे टैक्स भी पे करना पड़ता है। हाँ। आपको ये चीज पता होगी। हाँ। पीपीएफ में आपका टैक्स कटता है, इनकम टैक्स, एनएसपी में भी आपका टैक्स पे होता है। तो और कभी आप शेयर डिबेंचर से आपको कभी बहुत अच्छा मुनाफा हो गया, मार्केट बहुत अच्छा गया और आपको खूब सारी इनकम हो गई, बैंक में वो पैसा आ गया, तो आपको उस पे भी इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। जी। पर इंश्योरेंस पे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। इवन इंश्योरेंस में आपको डिडक्शन मिलता है, छूट मिलती इनकम टैक्स में। ये बहुत ही एसेंशियल इसका फीचर्स है, इसकी विशेषता है। और ये शायद बहुत लोगों को उसके बारे में नहीं भी पता होगा। आई डोंट ये। एंड देन लास्ट आता है इसमें डालिमा वी फॉरगेट। डालिमा क्या है कि देखिए, हम पैसा क्रिएट करते हैं, मनी बनाते हैं, ठीक है? मनी से हम क्या बनाते हैं? एसेट्स बनाते हैं, पूंजी डेवलप करते हैं, ठीक है? मैन इंश्योर एसेट्स, हम उस एसेट्स का भी वो कर लेते हैं इंश्योरेंस, है ना? जैसे मैंने मकान खरीदा फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले मैं उसका बीमा कराऊंगी। मैंने कार खरीदी, मैं सबसे पहले रोड पे उतारने से पहले उसका इंश्योरेंस कराऊंगी। बट हम भूल जाते हैं
कि हमको उस मशीन का भी इंश्योरेंस कराना चाहिए जो कि इस एसिड को क्रिएट कर रहा है। इट मीन्स लाइफ हिमसेल्फ, हम खुद खुद की लाइफ, हाँ हमारी खुद है ना? हमें हमारे बारे में अपने लाइफ को सुरक्षित करने के लिए हम नहीं सोचते हैं। हाँ हाँ, हम मकान के लिए सोच लेंगे, हम कार गाड़ी घोड़ों के लिए सोच लेंगे, पर हम उसके लिए नहीं सोचते जिसने कि ये मशीन क्रिएट, जिस मशीन से ये इतनी सारी क्रिएशन हुई है। हाँ सही है, सही है ना? तो बिल्कुल हम यहाँ भूल जाते हैं, और इसलिए इंश्योरेंस ये हमको सिखाता है, या हमको ये एक अवेयरनेस दिलाता है कि हमें पहले लाइफ को सिक्योर करो। आज हम हैं, देखो, तो हम 100 करेंगे अपने बच्चों के लिए, जी है ना? हम नहीं होंगे तो फिर क्या? हम्म क्वेश्चन मार्क आ जाता है बहुत बड़ा, बिल्कुल सही, कि हम रहेंगे हमारे बच्चों के लिए, हम 100 करेंगे, 100 नहीं 200% करके देंगे, पर जब हम नहीं होंगे तब क्या? तो हमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो है उस मशीन के बारे में, चाहे वो हमारा मुखिया हो या हम खुद हो, हमें उसको सेव करना है, उसको इंश्योर करना है। आई थिंक मैं यहाँ तक सही हूँ, आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अब तक तो समझ आ रही है बात। है ना? जी और फिर उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट बताऊंगी, और वो बहुत अच्छी है, आपको बड़ी इम्प्रेस करेगी। जी ये स्लाइड आपको कैसा लगा? जी बहुत अच्छा था, बहुत इम्प्रेसिव था। और मतलब जो मैंने इतनी चीजें बताई, कहीं ना कहीं ये चीज को फुलफिल कर रहा था, या मैं अपनी बात समझा पाई इस चीज के माध्यम से, इस पिक्चर के माध्यम से। हाँ और ये मेरा फेवरेट स्केच है, मैं अपने सारे क्लाइंट्स को ये शो दिखाती हूँ। जी तो, तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपको अपनी बात कहने का। जी बिल्कुल। अब हम प्रश्न उत्तर ले लें बहनों के, जी बहनों के प्रश्न उत्तर ले लें, अगर कोई कुछ पूछना चाहता हो आपसे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट मैं वापस आ रही हूँ। हाँ हाँ, हाँ हाँ आप में से आप लोगों ने देखा आज इंश्योरेंस की बात की राजना जी ने, तो
मतलब ये तो हम सब जानते हैं, अंदर से अच्छी तरह से परिचित हैं इस समस्या से कि जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घटित हो सकता है। मेरी एक कजिन भाई है, उनकी बेटी के हस्बैंड की 2 साल पहले कभी डेथ हो गई थी। वो बच्ची पढ़ी लिखी है, एमए किया हुआ है उसने, लेकिन चूंकि उसकी एक छोटी सी बच्ची भी है, हस्बैंड को करंट लगने से उसकी डेथ हो गई सडनली। प्राइवेट कंपनी में था, तो पैसा तो है, लेकिन आगे उसको ये डर है कि अब अगर मुझे कुछ हो जाता है तो बच्ची का क्या। तो हम कहाँ अवेयर रहें और कब किस स्टेज पे अवेयरनेस रहे हमारी, ये आज निराजना जी ने बताया कि हमको जब से शादी होती है तब से हमको इंश्योरेंस की तरफ चलना चाहिए। लाइफ का कहीं कोई भरोसा नहीं है। तो आप लोगों में के पास अगर कोई सवाल हो तो आप बराबर निराजना जी से पूछ सकते हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। इसको स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए निराजना जी। हाँ हाँ। जी। रिटायर्ड पर्सन के लिए कौन सी वाली इंश्योरेंस सबसे अच्छा है? रिटायर्ड पर्सन के लिए बहुत सारे हैं। आपने कभी एक तो देखिए, सब हम स्टेज पे जाए ना, तो एक एज के बाद क्या होता है कि आपको सिर्फ इसमें पेंशन प्लान ही मिल पाता है। रिटायरमेंट के लिए जो हमारे यहाँ है वो काफ़ी अच्छा प्लान है। तो या तो आप उसमें दोनों इंश्योर्ड होते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए भी होता है, या सिर्फ अकेले हस्बैंड के लिए भी होता है। और मैं तो एडवाइस करूँगी कि दोनों के लिए जॉइंट उसमें ही जाएं। और इसमें वन टाइम भी होता है। आप लिमिटेड पे भी जा सकते हैं कि आप 5 साल दें, 6 साल दें, 8 साल दें, जैसे आपकी इच्छा हो। पर हाँ, कभी आप 60 के अबव हैं तो अच्छी बात है। और कभी आप उधर 65 के बाद हैं तो फिर आपको कोई प्लान, कैसा भी प्लान नहीं मिल पाता है, क्योंकि एक उम्र के बाद इंश्योरेंस कंपनियां प्लान नहीं देती हैं। तो वही इसीलिए पूछ हमेशा रही थी ध्यान मैं। रखें। हाँ हाँ, अपना ध्यान रखें कि बीमारी का भी पता करते हैं, सब करते हैं, उसके बाद ही देते हैं। हाँ, नहीं वो तो फिर मेडिकल वगैरह होता है, वो सेकंड इशू है। पर पहली बात, पॉलिसी इश्यू हो रही है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। तो पॉलिसी आई थिंक 65 तो आपका दोनों का होना चाहिए। इसके पहले ही करा लें तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें प्रीमियम भी उस टाइम कम आता है। और वन टाइम में जैसे आपके पास लमसम पैसा रखा हुआ है और आपको उसको पार्क करना है, रखना है, तो फिर आप वन टाइम एक पूरा एक मुश्त डाल दो और आपको वेरी नेक्स्ट मंथ से ही आपको उस पे पेंशन आना शुरू हो जाएगी। और आपका उसमें अच्छे रिटर्न्स हैं। मतलब आपका जब इसका तक कोई नाम, उसका कुछ अब वो नाम आप, हाँ, होगा? वो 1-to-1 मीटिंग आप मेरे से करोगे ना, तो मैं आपको पूरा प्लान डिस्कस कर दूंगी। अब काफ़ी अच्छे प्लान्स हैं। हमारे मैक्स लाइफ कंपनी से जुड़ी हुई हूँ। तो मैक्स लाइफ में काफ़ी पेंशन प्लान्स बहुत अच्छे हैं, रिटायरमेंट प्लान्स बहुत अच्छे हैं। तो आप मेरे से 1-to-1 मीटिंग करेंगे तो मैं पूरा आपको समझा दूंगी और पूरा प्लान समझा दूंगी इजीली। थैंक यू। जी, और किसी का कोई प्रश्न है? जब मैं एक बात पूछना चाहती थी कि शुरुआत कहाँ से करें? जैसे यंग कपल्स हैं, अभी क्या हो रहा है हमारे जैसे फैमिली में, मेरे हस्बैंड, मैंने आपको बताया जैसे कि बच्चों को वो बहुत अवेयर रहते हैं और पूरी फैमिली में सारे उनके सबसे बड़े भाई हैं, तो सारे भाइयों को समझाते हैं अभी से शुरू करो, शुरू करो। बिल्कुल बिल्कुल, जितना अर्लियर करते हैं। मैं तो अब कहती हूँ आपके बच्चे का जॉब लगे हाँ। और वेरी नेक्स्ट मंथ, मतलब आप जितना अर्लियर करेंगे ना, आपका को बड़ा से बड़ा प्लान भी आपको बहुत छोटे दाम पे मिल जाएगा। अच्छा। कहने का मतलब बहुत सस्ता पड़ता है। हम्म। जितनी कम एज होगी प्रीमियम उतना कम आता है, जितनी ज्यादा एज होगी प्रीमियम उतना ज्यादा आता है। ज्यादा। हाँ, क्योंकि एक एज के बाद क्या होता है ना, आपका मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होते हैं। और चाहे कोई भी कंपनी हो, कभी वो डायबिटिक है, हार्ट पेशेंट है, तो पॉलिसी इशू ही नहीं होती पहली बात तो। अच्छा अच्छा। तो इसलिए ध्यान रखें कि जितना अर्लियर स्टेज पे हो आप, जितने यंग हो, आपको उसी टाइम अपना इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए, लाइफ का भी। और
चाहे फिर आपका चाइल्ड एजुकेशन प्लान हो, चाहे आपका मैरिज एजुकेशन प्लान, सेविंग प्लान हो, चाहे पेंशन प्लान हो। आजकल तो बहुत अच्छे सरल बीमा योजना आई हुई है, तो उसमें सरल पेंशन योजना आई हुई है। तो आप छोटे-छोटे प्रीमियम से या छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट से एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं या अपना लाइफ सेव कर सकते हैं। और ये जो कैशलेस जो होता है, जैसे मान लो हम हॉस्पिटलाइज हो गए तो फिर एक कैशलेस जो होता है कि बस हम एक मिनिमम जी, जी। अमाउंट वहाँ जमा कर दें और फिर कैशलेस हम इंश्योरेंस की बात कर सकते हैं वहाँ पर, हाँ, हाँ। वो क्या होता ये है? हेल्थ इंश्योरेंस होता है। देखो, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों अलग-अलग हैं। अलग चीजें तो हैं। जी, जी। हमारे यहाँ लाइफ के साथ भी हम कुछ राइडर्स लगा के, राइडर्स वो होते हैं जो कि पैरेलल ही होते हैं। जैसे जितने का आपका सम एश्योर्ड है, सम एश्योर्ड मतलब जितने का आपने बीमा कराया है, उतने ही पैरेलल आपको जो होता है क्रिटिकल इलनेस राइडर्स भी ऐड कर देते हैं। वो बड़े मिनिमम होते हैं, चार्जेस पे आपको मिल जाते हैं। उसमें आप अपने जैसे हमारे पास तो बहुत अच्छा है जिसमें 64 क्रिटिकल इलनेस हमने कवर करी हुई हैं। एक्सीडेंटल राइडर्स हैं कि कभी आपकी नॉर्मल या नेचुरल कोई इवेंचुअलिटी होती है हम्म। तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी एक्सीडेंटल होता है तो आपको जस्ट डबल सम एश्योर्ड मिलता है उसमें। अच्छा। तो ये फायदे होते हैं। पर हाँ, जब आप कैशलेस की बात कर रहे हो तो वो हेल्थ इंश्योरेंस का काम है और हेल्थ इंश्योरेंस भी है मेरे पास। मैं मैक्स भूपा से भी जुड़ी हुई हूँ। तो मैक्स भूपा में ये रहता है कि उसमें भी आपको ये चूंकि ईयरली होता है, ईयरली आपको करवाना होता है। एक साल में आपको जैसे अभी आपकी उम्र होगी कभी जैसे 50 के अंडर अंदर ही हो आप कभी तो 45 प्लस हो तो आपका मुश्किल से आता है 20 से 25 हजार के बीच में प्रीमियम आएगा। ठीक है, उसमें आप और आपके हस्बैंड और आपके 2 बच्चे उसमें इंक्लूड होते हैं। जब बच्चा 30 साल का हो जाता है तो वो अलग हो जाता है, उसकी एक अलग पॉलिसी बना देते हैं और 30 साल तक वो आपके साथ आपके उसमें रहेगा। हाँ, उसमें फिर आपको ये फ़ायदा ये मिलता है कि आप कभी भी हॉस्पिटलाइज होते हैं या आपको कोई ऐसी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो आपको उस टाइम सिर्फ अपना वो कार्ड दिखाना होता है और पूरा आपको पैसा कैशलेस हो जाता है और आप वो कर सकते हैं। जैसे कभी आपने हमारी कंपनी के ही हॉस्पिटल्स में जाके करवाया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। पर कई बार क्या होता है ना, एंड टाइम पे कोई अटैक ही आ गया तो हम हॉस्पिटल की लिस्ट थोड़ा ना देखने बैठेंगे, जो नियर हॉस्पिटल हम उसी में चले जाएंगे ना। तो फिर वहाँ भी कभी वो हमारी लिस्ट में आ रहा है तो भले, नहीं तो आपको 24 आवर्स वेट करना होता है और फिर वो कनेक्ट होके और वो आपको पूरा रिएम्बर्स करा देते हैं या फिर अपना पूरा इलाज करा लीजिए और उसके बाद वो पूरा आप बिल सबमिट कर दीजिए, पूरा पैसा रिएम्बर्स हो जाता है। बाद तो में। वो भी एक हाँ, हाँ, वो भी बहुत अच्छा है कि आपको आज की डेट में इस पेंडेमिक में हेल्थ प्लान भी के बारे में भी सोचना चाहिए। उससे आपके काफ़ी पैसे बच जाते हैं। कि आप सोचिए कि 25,000 रुपए में, ये मैं 50 प्लस की बात कर रही हूँ, कभी आप 35 की एज में ही हो तो 10-15 हज़ार रुपए ही आपका प्रीमियम आएगा। उसमें आपको 5 लाख या 10 लाख का बेनिफिट मिलता है। मतलब आप 10 लाख रुपए तक का इलाज कहीं भी कभी भी करवा सकते हो। ठीक है? जी। एक चीज और मैं पूछना चाहती थी कि लोअर इनकम ग्रुप के लोग किस तरह से कर सकते हैं? मान लो किसी का प्राइवेट जॉब है, अभी काफी लोगों के जॉब चले गए हैं, तो इनकम ग्रुप बिल्कुल, के लिए बिल्कुल। क्या प्लान्स होते हैं? हाँ, हाँ, होते हैं। देखिए हमारे यहाँ जैसे हमारे मैक्स लाइफ में मिनिमम 15,000 से आपका प्रीमियम पे साल का 15,000 रुपए से आपको पॉलिसी मिल जाती है। जी। उसमें ये रहता है कि आपको हाँ, टर्म प्लान नहीं मिलता है। टर्म प्लान के लिए ज़रूर ये है कि आपका 5 लाख रुपीज़ आपका वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, एनुअल इनकम होनी चाहिए। मतलब आप आईटीआर भरते हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो। ये उसमें कंडीशंस होती है। पर आप हाँ, दूसरे जो प्लान्स होते हैं वो आप 15,000 के मिनिमम प्लान से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो निरंजन जी, आपने आज बहुत अच्छी जानकारी दी है, बहुत ही उपयोगी जानकारी थी। और जी। मैं बहनों से और पूछना चाहूंगी, और किसी को अगर कुछ पूछना है, नहीं तो फिर हम सेशन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जी निरंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। इतने उपयोगी टॉपिक पर आपने आज इतना आसानी से अपनी स्लाइड्स के माध्यम से बहनों को समझाया कि किस तरह से आप अपने लाइफ का इंश्योरेंस जो है वो बेस है हमारे ज़रूरतों का आज के ज़माने में। तो लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, वो
आप जरूर से करवाएं अपना, अपने परिजनों का। तो बहुत बिल्कुल। आभार निराजना जी आपका। और थैंक चलिए यू। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और निराजना जी से एक गीत सुन लेते हैं और थोड़ा माहौल को हल्का करते हैं। निराजना जी ने म्यूजिक सीखा हुआ है, काफी। में इंटरेस्ट है। उसके बाद आज हमारे साथ है आदरणीय रमा टेमले जी। तो रमा टेमले जी को मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी उस टाइम, तो पहले हम निराजना जी को सुनते हैं, फिर हम रमा जी को सुनेंगे। जी क्या सुनाएंगे निराजना जी आज? थोड़ा माहौल हल्का हो जाए। थोड़ा हल्का हो जाए और मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं जरूर। काफी, मेरा भी रियाज उतना हो नहीं पाता है, जी जी फिर भी कोई। मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ अच्छा गाने की। थोड़ा क्लासिकल सुनाओ, जी जी चलेगा? जो आपको पसंद हो। यहाँ काफी हाँ। शौकीन है सब लोग। हाँ, वो तो मैंने अभी देखा, काफी सब लोग बड़े अच्छे से। हाँ हाँ। एक मैं आपको वो सुना रही हूँ, दादरा है, जी और थोड़ा, हाँ, और वो मतलब एक थोड़ा सा क्लासिकल बेस है। जी जी। कोशिश करूंगी गाने की, कभी थोड़ी सी कोई गलती हो तो माफ करना। हमें कहाँ आता है, हमें सुनना पसंद है बस। बहुत स्वागत है। न मानूंगी, न मानूंगी, न मानूंगी, न मानूंगी, न मानूंगी, न मानूंगी। मैं तो उन्हीं के, मैं तो उन्हीं के मनाए बिना न मानूंगी, न मानूंगी, न मानूंगी, न मानूंगी, न मानूंगी, न मानूंगी। जाओ जी जाओ सखी, वे तो अपने ही रस के रसिया। जाओ जी जाओ सखी, मैं तो अपने ही रस के रसिया। न जाऊंगी, न जाऊंगी, न जाऊंगी, न मानूंगी, न मानूंगी, न मानूंगी। मैं तो उन्हीं के, मैं तो उन्हीं के मनाए बिना न मानूंगी, न मानूंगी, न मानूंगी, न मानूंगी, न मानूंगी, न मानूंगी। नमस्कार, धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर आवाज है आपकी। बहुत मधुर गीत आपने प्रस्तुत किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और आज की हमारी अतिथि थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाई थी, रमा टेमले दीदी को भी आमंत्रित करूंगी मैं। रमा दीदी लिखती हैं, गाती हैं, मूर्तिकार हैं, मतलब बहुत सारी ओह, कलाओं की ज्ञाता है। तो आज रमा दीदी पहली बार आई हमारे प्रोग्राम पर। रमा दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगी कि आप अपनी स्वरचित कोई रचना एक हमें सुनाएं। एक्चुअली कार्यक्रम का शुभारंभ मैं आपकी रचना से ही करना चाहती थी, लेकिन कुछ कारण से लिंक नहीं मिल पाई थी दीदी को। जी दीदी स्वागत है, आप म्यूट है रमा दीदी।
आप म्यूट है दीदी, आपका फोन म्यूट है, नहीं आ रही, म्यूट है आप, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं नहीं, माइक्रोफोन माइक्रोफोन बना होगा, उसको क्लिक कर दीजिए। माइक बना है ना, कैमरा के पास में माइक बना हुआ है। नहीं नहीं, ये माइक पे क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा। रमा दीदी देखिए इधर, ये बना है ना माइक, माइक इसको क्लिक कर दे, ये ये ऑन ऑन हो जाएगा। हाँ, चालू हो गया, चालू हो गया। नहीं, वो मेरा है। अच्छा, वो आपका हो गया। हाँ, मैं फोन में समझा रही हूँ। पगारे आंटी जी, आप लीव मत करिएगा। आशा पगारे आंटी जी, ओके ओके विनाय जी। आपको आभार प्रदर्शन करना है संयुक्ता की ओर से। ओके जी मैंने कहा थैंक अतिथियों का आभार ओके प्रदर्शन आपको करना है। बिल्कुल, मैंने आपको मेरा मैसेज, सौभाग्य होगा। जी मैंने आपको मैसेज किया था। अच्छा, मैं देख नहीं पाई बेटा। कोई बात नहीं। जी रमा दीदी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है दीदी। आ रही है। हाँ, मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। हाँ जी, कर सकती हूँ। जी जी बिल्कुल, स्वागत है। हाँ, मैं सरस्वती वंदना की जगह मधुमास पेश कर रही हूँ। जी जी बिल्कुल। हाँ, सुनिए, कविता है मेरी मधुमास। जी कितने मधुमास है बीते, कितने और बिताने हैं। कितने हैं मधुमास बीते, कितने बिताने हैं। कौन सब अपने आप यहाँ, फोन थोड़ा पास में कर लीजिए दीदी, आवाज कट रही है। कौन जाने अब यहाँ तक और ठिकाने हैं। कितने हैं मधुमास है बीते, कितने और बिताने हैं। कौन जाने अपने यहाँ कब तक और ठिकाने हैं। वर्षा बीती, शिशिर ऋतु आई, वर्षा बीती, शिशिर ऋतु आई, दिनों क्या जमाने हैं। वर्षा बीती, शिशिर ऋतु आई, दिन और कितने आजमाने हैं। कितने हैं मधुमास है बीते, कितने और बिताने। वाह, टूटा आशियाना बाल्यकाल का, टूटा आशियाना बाल्यकाल का, सखी सहेली साथी छूटे, साथी छूटे, अपने और बेगाने छूटे, और सब गमाने हैं, सब गमाने हैं। कितने हैं मधुमास से बीते, कितने और बिताने। आगे है, जीवन इस ऊहापोह में बीते कितने जमाने हैं। जीवन ऊहापोह में बीते कितने जमाने हैं। समय रंग बदलता, अब आएंगे मौसम सुहाने। समय पल रंग बदलता, अब आएंगे मौसम सुहाने हैं। कितने वहाँ से बीते, कितने और बिताने हैं। बिताने हैं। आगे, यही छोड़कर जाना है, अपने बेगाने हैं। सब यहीं छोड़ जाना है, अपने क्या बेगाने हैं। जीना है, जी ले यही जिंदगी, अनिश्चित यहाँ ठिकाने। क्या बात कही आपने, ये राजना जी का एप आ गया यहाँ पर, बहुत सुंदर। आज बहुत सुंदर, मैच करके भी आपकी कविता जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जारी रखिए। बहुत बढ़िया। कितने हैं मधुमास है बीते, कितने और बिताने हैं। कितने हैं मधुमास है बीते, कितने और बिताने। बहुत सही रमा दीदी।
घंटों रचनाएं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन आज देखिए उनके पास उनके पिटारे में एक ऐसी रचना निकल के बहुत आई बढ़िया। जो अधिराजना जी के टॉपिक से मेल खाती हुई और आपका इस जो अनिश्चितता थी यही वो रिलेट हो गई। बहुत सुंदर रचना के लिए बहुत आभार रमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम की के समापन से पहले आशा पगारे आंटी का अनुरोध करूंगी कि आप हमारे दोनों अतिथियों का आभार। आपकी आवाज कट रही है वीना जी, आपकी आवाज मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? नहीं, कट के आ रही है। मैं आदरणीय आशा पगारे आंटी जी से अनुरोध करूंगी कि दोनों अतिथियों का आभार प्रदर्शन करें संयुक्ता की ओर से। आशा पगारे आंटी जी। नमस्कार, मैं आशा पगारे। सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलके निरंजना जी, और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सारी जानकारी दी हम बहनों को, और इससे हमको मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि लाइफ इंश्योरेंस तो होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, ये लाइफ में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे कब मालूम पड़ा, जब मैं खुद बीमार हो गई थी, कोरोना हो गया था मुझे, तो मुझे काफ़ी अच्छा खासा बिल मिला था, पर मेरा इंश्योरेंस था तो मुझे बहुत हेल्प रही उससे, और उससे मुझे काफ़ी मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, मैं हो गया कि आप लोग जब भी पॉलिसी खरीदें तो एक चीज बहुत ध्यान रखें कि अपनी पॉलिसी जो है वो MWP एक्ट होता है उसके अंतर्गत ही खरीदें। वो क्या होता है? ये मैं आपको बताती हूँ। MWP एक्ट जो होता है वो महिलाओं के लिए ही होता है, स्पेशली MWP। हाँ, ओके। MWP ये होता है मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। तो ये मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट सिर्फ बीमा पॉलिसियों पर ही दिया जाता है, और ये हमारी भारत सरकार ने महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए ही ये एक्ट पास हुआ है। इसकी सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये है कि हम जब पॉलिसी करवाते हैं ना, तो पॉलिसी में वो पूछता है कि आपका नॉमिनी कौन होगा, हम किसको नॉमिनेट करेंगे। जब हम नॉमिनेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी वाइफ का नाम जनरली सब डालते हैं, अपने बच्चों को डालते हैं, तो ये नॉर्मल नॉमिनेशन होता है। पर इस एक्ट के लगने से आपकी वाइफ बेनिफिशियरी नॉमिनी बन जाती है। मतलब कि आपका अनफॉर्चुनेटली कभी क्लेम आता है तो वो सिर्फ आपकी वाइफ और आपके बच्चों को ही मिलेगा, उस पर कोई और दावा नहीं कर सकता है। तो ये एक्ट का ध्यान रखिएगा और इस एक्ट का फायदा जरूर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, और दूसरी बात ये होता है बहुत से एडवाइजर्स बताते भी नहीं है। जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि उनसे पूछिए कि आप मुझे उसके अंतर्गत लोगे क्या MWP पे, आप मेरी पॉलिसी MWP में ही करवाएं, आप उसको फोर्स डालिए, क्योंकि मैं जानती हूँ इस एक्ट के बारे में। ये तो वो खुश होगा, अच्छा मैडम आपको पता है, अरे वाह। तो एक ये आपके लिए फायदा है। तो हाँ, ये आपको एक सेफ गार्ड है, ठीक है। और ये सिर्फ पुरुषों को ही दिया जाता है, शादीशुदा भारतीय नागरिकों को ही, पुरुषों को ही होता है, महिलाओं को नहीं मिलता है। पर बेनिफिशियरी कौन होते हैं, इसके जो लाभकर्ता कौन होते हैं, महिला और बच्चे होते हैं। क्योंकि बाय चांस कभी कोई ऐसी बात हो जाती है, जैसे मैंने आपको अभी एक स्टोरी सुनाई थी, तो उस स्टोरी में क्या हुआ था ना, बहुत सारे दावेदार इकट्ठे हो गए, तो जो नॉमिनेट होता है वो दावा नहीं कर सकता है, पर बेनिफिशियरी नॉमिनेट जो होता है वो दावा करता है, और उसको गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। और बाय चांस, ये तो हो गया महिलाओं के लिए, और बाय चांस चूंकि अभी देख रहे हैं कि काफी सब बिजनेसमैन ही हैं अपने यहाँ, कभी कोई ऐसी घटना होती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट भी आपकी इस प्रॉपर्टी को, जो कि आपने इंश्योरेंस से कवर्ड की है, उसको अटैच नहीं कर सकती। हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट होता है, ED डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट। तो ये जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है, उसको तो रिकवरी करनी है,
क्योंकि आप बिजनेस में आपके बहुत सारे क्रेडिटर्स होंगे, आपको बहुत सारी देनदारियां देनी होंगी, है ना, आपको पैसा देना होगा लोगों को, तो वो क्या करते हैं, आपकी संपत्ति को अटैच कर लेते हैं, गाड़ी हुआ, घर हुआ, बिजनेस हुआ, ऑफिसेस हुए, वो अटैच हो जाते हैं। पर कभी आपकी ये पॉलिसी MWPA में है तो गवर्नमेंट भी इसको अटैच नहीं करेगी। अच्छा, ये आपके सरवाइव के लिए ये पैसा होता है, आप उस पे आपका हक होता है, आप चाहोगे तो आप अपने पति को भी दे पाओगे, ये भी रहता है। मतलब बहुत अच्छे फायदे वाली चीज है और आप इसको ध्यान में रखिए और इसके थ्रू ही अपना बढ़िया उपयोगी जानकारी आपने बहुत बहुत सुंदर जानकारी। के लिए तो बहुत सही बात है। हाँ, तो इसका फायदा लेना चाहिए हमारा, ये बिल्कुल आपको इसमें फायदा मिलेगा। और अभी चूंकि 2015 से इसमें काफी अमेंडमेंट हो गए, पहले तो वुमेन्स को भी मिलते थे, मतलब वुमेन्स कराएगी, पर क्या हुआ ना, अभी आपने नीरव मोदी का सुना होगा, थोड़ा सा भी आप मार्केट में सुने, चौकसी का सुना होगा, ये लोग क्या हुआ ना, माल्या का हुआ, काफी प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं और वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत वो पैसा उसमें डाल देते हैं। अब क्या होता है ना, गवर्नमेंट उस पर हाथ नहीं डाल पाएगी ना, तो उसका मिसयूज भी होने लगा। हमारे यहाँ क्या लॉ बनते हैं और उसका मिसयूज जरूर होने लगता है। हो जाता है। हाँ, तो अभी 19-20 में एक अमेंडमेंट हुआ है, तो उसमें एक बिल्कुल धारा डाल दी गई है सेक्शन सी में कि सिर्फ मैरिड जो व्यक्ति है सिर्फ उसी को ही मिलेगा। नमस्ते दीदी। ये मेरी दीदी है, हमारी ननंद जी है, अनुपमा काशीधार से है। नमस्ते जी, नमस्ते, सभी का स्वागत, सभी का जी तो आशा जी आप कंटिन्यू करिए। हाँ, तो ये आप इस हम इसका समापन कर देते हैं, फिर एक बार सभी से परिचय हो जाएगा एक बार अच्छे से। जी 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 आशा, आपका आभार प्रदर्शन जारी रखिए आशा आंटी। अच्छा जी, हाँ जी। तो आज बहुत खुशी हुई और बहुत आज सीखने को भी मिला और बहुत सारी बहनों को आज बहुत सारी जानकारी मिली, तो वो अपना आगे फ्यूचर अच्छा बना सकती है, वो कर सकती है। और कई बहनों को पता भी नहीं होता था, लेकिन आज काफ़ी बहनों को बहुत कुछ बातें मालूम हो गई होगी। और बहुत अपने वीणा जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो अच्छी अच्छी स्पीकर लाती हैं और अच्छे से प्रोग्राम देती हैं। वीणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका और दिया। हम सब बहनों को उनका लाभ मिलता है, इसलिए बहुत लाभदायक खुशी हुई। टॉपिक रहते हैं, तो ईश्वर की वो कृपा है कि कहीं से मिल ही जाते हैं। निरंजन जी जी पहचान हुई, नहीं, मैंने उनको आमंत्रित कर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सभी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि सब इसका लाभ उठाइए और अपना खुद का हेल्थ का भी अपनी इसका ध्यान रखिए। और अरे ये अपनी बहुत बड़ी पूंजी है, हेल्थ अपनी सबसे बड़ी पूंजी है, तो सबसे पहले इसका ध्यान रखिए। बैंक बैलेंस तो है नहीं है, इतना कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन हेल्थ अपनी जो है सबसे बहुत कीमती चीज़ है। क्योंकि मैं अभी बीमार हुई थी, तब मुझे मालूम पड़ा कि अगर हेल्थ खराब हो जाती है तो कितनी दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत कष्ट होता है और उसमें फिर अपने पास पैसा भी होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए अपनी सुरक्षा हमेशा बनाए रखना चाहिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई यहाँ पर समय निकाल के, आपने हमको इतना समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। हमारी द्वितीय अतिथि हमारी रमा टेमले दीदी का भी आभार व्यक्त करना है। हाँ, अरे रमा टेमले जी तो हमारी बिल्कुल बहुत करीब है और बहुत अच्छी लेखक है, बहुत अच्छी गायक भी है और बहुत अच्छा नेचर भी है उनका, बहुत अच्छा स्वभाव है, सरल स्वभाव है और बहुत सिंपल महिला है, बहुत अच्छी महिला है, बहुत प्यारी महिला है और सभी लोग, काफी लोग उनको जानते हैं और काफी नाम भी है उनका। इसलिए रमा दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो रमा दीदी भी संयुक्ता की मेंबर हैं, पर जी बिल्कुल, संयुक्ता की ओर से आभार व्यक्त करेंगे उनका। बिल्कुल बिल्कुल, संयुक्ता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार रमा दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी समय निकाल के आई और हमको अच्छा गीत संगीत सुनाया और आप बहुत अच्छी लेखक भी है, ये मुझे मालूम है,
इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आशा जी आपने आभार प्रदर्शन किया संयुक्ता की ओर से। तो अब हम जी। औपचारिक रूप से इस आज की जो कार्यक्रम है उसका औपचारिक रूप से समापन करते हैं और अब हम आपस में फ्री होकर के बात करते हैं, जैसा हम हर सेशन में करते हैं। आप सब लोग आपस में परिचय कीजिए और बातचीत करते हैं हम। अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ क्योंकि यूट्यूब पर हम हमारी पर्सनल बातें नहीं डालेंगे। जी जी वीणा जी